Good evening all of you and welcome to today's डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। ये पेपर हमने कल कंडक्ट किया था, दैट इज़ न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 45, बट ये कल डिस्कस नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, मतलब है उसमें मेरी हेल्थ इश्यूज भी आती हैं। बट देन इसी को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर में और जानेंगे कि सही सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था पेपर का कि तुम्हें बताना है कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो इसको खोल लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x होल रेज टू द पावर ऑफ 10। और इसको अब अगर हम पूरा खोलते हैं तो ये बन जाता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 10। तो इसमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों तो x के साथ में है, हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 दिख रहा है मुझे। तो माइनस 3 के पावर में जो 10 होगा वही कांस्टेंट टर्म होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 10। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि इन द 13 क्रिकेट प्लेयर्स, 13 क्रिकेट प्लेयर्स हैं जिसमें से 4 तुम्हारे बॉलर्स हैं। Then in how many ways a cricket team of 11 players be formed in which at least 2 bowlers are included? अब देखो क्रिकेट टीम के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं और क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का डिमांड है कि एटलीस्ट 2 बॉलर्स होने चाहिए। अब एटलीस्ट 2 बॉलर्स का मतलब सबको पता होना चाहिए कि टीम में या तो 2 बॉलर होंगे या फिर 3 बॉलर होंगे या फिर 4 बॉलर होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम्हारे पास बॉलर्स हैं ही नहीं। और टीम 11 प्लेयर्स का बनाना है तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारे पास में 4 बॉलर्स में से तुमने 2 सिलेक्ट कर लिए तो बाकी जो बचे हुए प्लेयर्स हैं, मतलब देखो 4 तो बॉलर्स थे 13 में से, तो बच गए 9। इसमें से अगर 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है तो मुझे लेने पड़ेंगे यहाँ पे 9 मोर प्लेयर्स। तो पहला केस बन गया 9C9 इंटू 4C2। अब सपोज कर लो मैंने 3 बॉलर्स को लेके टीम बनाया, तो ऊपर जो 9 बचा हुआ है उसमें से मुझे अब लेने पड़ेंगे 8 प्लेयर्स। और सबसे लास्ट केस में अगर मैंने 4 के 4 बॉलर ले लिए तो बाकी बचे हुए 9 प्लेयर्स में से टीम ऑफ 11 बनाने के लिए 7 प्लेयर्स लेना पड़ेगा। अब इसी का केस को हमें समझना है। तो 9C9 तो पता ही है 1 होता है और 4C2 की वैल्यू 6 होती है, तो पहले केस में 6 केसेस बनेंगे। 9C8 और 9C1 दोनों बराबर होते हैं तो ये 9 लिख देते हैं, और 4C3 4C1 के बराबर होता है तो इसकी वैल्यू 4, तो यहाँ पे ये बन गया 36। 9C7 निकालने के लिए 9C2 निकाल लो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1, मतलब 36 हो गया। और 4C4 ये तुम्हारा होता है 1, तो यहाँ पे 36 केस और बन गए। तो अब इन सबको ऐड करने पे जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर है, जो कि तुम देख सकते हो 78 आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप ये समझ में सबको आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, जिसके 2 रूट्स को मैं लेट कर लेता हूँ ए एंड बी। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0, इसके 2 रूट्स को मैं लेट कर लेता हूँ गामा एंड डेल्टा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स आर सेम ऑफ बोथ द इक्वेशन, मतलब अल्फा माइनस बीटा जो है वो गामा माइनस डेल्टा के इक्वल है। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा पूरे का अंडर रूट, और यहाँ पे गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा पूरे का अंडर रूट। तो ये दोनों वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वल गिवन है। अब जैसा कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो पहले इक्वेशन के लिए ये माइनस ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो पहले इक्वेशन के लिए बी हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को ले जाके यहाँ डालते हैं तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 4b। मैंने स्क्वायरिंग कर दी है तो अब मैं रूट नहीं लगाऊंगा, और यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हो गई माइनस बी और गामा इंटू डेल्टा हो गया ए। तो स्क्वायरिंग मैंने की है तो सीधा यहाँ पे लिखता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4a। अब सारे टर्म्स को एक तरफ कर लो और लाइक टर्म्स का एक ब्रैकेट बना लो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा नेक्स्ट स्टेप में।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इन दोनों में से अगर +4 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए माइनस बी। तो अब ये दोनों में अगर ध्यान से देखें तो a माइनस बी कॉमन है, तो अंदर बच गया a प्लस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको नीचे भेज दें तो अब इक्वेशन तुम चेक कर सकते हो, ये कंडीशन आ रहा है a प्लस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज ए। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसको मैं दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से समझना। तुम्हारे पास में नेचुरल नंबर के उसने सबसेट्स बनाए हैं। जो सबसे पहला सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है जिसको उसने S1 माना है। दूसरे सेट में दो एलिमेंट्स हैं जो कि उसके नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेके बनाए। तो S1 हो गया 1, S2 हो गया 2 3, S3 तुम गेस कर सकते हो 4 5 6। अब वो तुमको बोल रहा है कि इस तरह से तुम सबसेट्स बनाते जाओगे और तुम्हें क्या करना है, पहुंचना है S50 तक। मतलब 50वां सबसेट जो बनेगा जिसके अंदर 50 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, उनका सम बताना है। तो देखो ये 10 तक तो समझ में आता है, क्योंकि 2011 में ये क्वेश्चन आया था, तब हमें 10 सेट तक बनाना था। तो एक तरीका तो था कि हम उसको लिख के ही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म गैप तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ पे 1 का है, फिर 2 का है, फिर अगला जब लिखने जाओगे तो ये स्टार्ट होगा 7 8 9 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का गैप। फिर इसका अगला लिखने जाओगे तो ये हो जाएगा 11 12 13 14 15, मतलब 4 का गैप। तो ये गैप को देख देख के 10 11 12 15 तक तो हम लिख लेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन अगर 50 तक पहुंचना है तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं यहाँ पे तुम लोग को एक शॉर्टकट दे देता हूँ इसका। अगर वो शॉर्टकट तुमको याद हो जाए तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम इसको आराम से कर सकते हो। तो वो शॉर्टकट होता है कि इस पर्टिकुलर सबसेट तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। इसका मतलब है कि अगर मैं 50th टर्म या 50th सबसेट का पहला नंबर लिखने जा रहा हूं तो वो हो जाएगा 50 इंटू 49 बाई 2 प्लस का 1। अब ये एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कितना बन रहा है। तो ये बन रहा है मेरा 49 इंटू 25, दैट मीन्स ये तुम्हारा बन गया 245, और ये 98 इसमें और ऐड कर दो, 5 2 2 1 2 2 5 प्लस 1, मतलब पहला टर्म यहाँ पे आएगा 1 2 2 6। और इस सीरीज को हमें फाइंड आउट करना है इसका सम 50 टर्म्स तक, मतलब कंसिक्यूटिवली ये चल रहा है 1 2 2 6 1 2 2 7 1 2 2 8 करके। तो इतना तो हम लोग कर नहीं सकते कि लास्ट टर्म लिखें, तो यहाँ पे तुम सीधा फॉर्मूला लगा लो S50 का। दैट मीन्स एपी में जो कंसेप्ट होता है ये एपी तो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 बाई 2 n बाई 2, 2a करेंगे तो 2 इंटू 1 2 2 6 प्लस n माइनस 1, दैट इज 50 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव है तो 1 का होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये टोटल वैल्यू आ रही है 2452 प्लस 49 मल्टीप्लाइड विथ 25, और इसको मल्टीप्लाई करते ही तुम्हें आंसर मिलेगा 62525। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में उठेगा, सर ये फॉर्मूला तो आपको पता था, हम कैसे जान सकते हैं? तो देखो, एक तो है कि तुम ये शॉर्टकट एज इट इज़ याद कर लो, अदरवाइज फिर क्या होगा कि मैं इसका एक डेरिवेशन तुम्हें बता दूंगा। अगर ये शॉर्टकट याद रख सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, तब तो ठीक है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में कि सर ये शॉर्टकट हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस। उसके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड को रेडी रखा है खाली। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सम लिखना है एस, इसको मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, और इसी के नीचे फिर से एस लिखना है, लेकिन इस बार एक छोड़ के स्टार्ट करना है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये क्या होगा, आखिरी टर्म तक जब तक पहुंचेगा तो यहाँ पे आएगा Tn माइनस 1 और यहाँ पे आएगा Tn। अब तुम इसको करोगे, जैसे कि इसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते ही यहाँ तो 0 आ गया। अब यहाँ क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, ये तुमको वैल्यूज़ देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास में जो सीरीज़ थी उसके अकॉर्डिंग क्या सीरीज़ था हमारे पास में, s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 अप टू Tn माइनस 1 प्लस Tn। अब इसके नीचे मैं लिखूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7। अब ये आखिरी टर्म तक जब जाएगा तो यहाँ पे आएगा Tn माइनस 1 और यहाँ पे आएगा Tn। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ तो 0 आ गया, ये बचा 1। अब इनकी सब्ट्रैक्शन कंसेक्यूटिव अगर तुम देख रहे हो तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4,
और सबसे आखिरी में आएगा Tn-1। अब ये आया क्यों है इसके लिए, और यहाँ पे एक माइनस Tn होगा जिसको तुम यहाँ खींच सकते हो, तो Tn यहाँ आ गया, ये पूरा टर्म उठ के यहाँ आ गया। अब तुम्हारे पास में क्या बचा, 1 प्लस ये n-1 टर्म्स तक गया है, तो इसका फॉर्मूला n इंटू n-1/2। अब इस तरीके से वो nth टर्म कैलकुलेट किया गया है। अब तुम पूछ सकते हो सर ये 1 2 4 7 कहाँ से आया, तो मैं प्रीवियस स्लाइड में तुमको ले जाता हूँ, ये रहा तुम्हारा डिफरेंस था 1 2 3 7 1 2 3 1 2, ये वाला 1 2 4 7 11, ये इस तरह से चल रहा था, तो उससे हमने निकाला है। तो ये इसकी डेरिवेशन है, वैसे तुम ये याद रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि तुम उसको याद रख लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, और ये जा रहा है अप टू 8 टर्म्स तक। तो अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मिला दूं तो वो माइनस ओमेगा बनेगा, एक और माइनस ओमेगा है, और ओमेगा 4 जैसा कि हमें पता है ओमेगा 4 को हम ओमेगा लिखते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया -2 ओमेगा, यहाँ से आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4। अब तुमको ये सोचना है कि इस तरह से अगर मैं पेयर बना लेता हूँ, इस तरह से अगर मैं पेयर बना लेता हूँ, तो दो दो का पेयर अगर मैं बनाता हूँ तो 8 तक पहुँचने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेंगे, यहाँ से 2 हो गए, एक और 2, एक और 2 और एक और 2, 2 4 6 8, मतलब 4 तुमको लिखना पड़ेगा 4 बारी। तो अब तुम यहाँ पे सोचो कि इसका आंसर क्या हुआ फिर, क्योंकि अगर तुम यहाँ से सोचना स्टार्ट करोगे, तुमने क्या किया है, दो दो टर्म्स को कंबाइन करना स्टार्ट किया है। तो तुम जब दो टर्म्स को कंबाइन कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर क्या बन जा रहा है, देखो पहले वाले से आया था -2 ओमेगा, यहाँ से आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर। अब -2 इंटू -2 + 4 हो गया ओमेगा क्यूब, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है ये रिड्यूस होके बन गई 2 की पावर में 2। और अब ऐसे तुमको बनाने हैं कितने, 8 ब्रैकेट्स, तो दो दो के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो 2 की पावर 2 तो था ही, अब एक तो यही हो गया, उसके बाद 3 और बनेंगे, मतलब 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 2, तब जाके ये पूरे कंप्लीट हो गए। तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 8, डी ऑप्शन। आई थिंक इसका आंसर मैंने कुछ 2 की पावर 6 दिया था, बट जस्ट चेंज दैट आंसर, ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। आई होप इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा लेंथी था, तो इसको अच्छे से समझना, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, तो इसके लिए भी मैंने 2 स्लाइड रखे हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल है तुम्हारा ABC, आराम से समझना, बहुत आराम से समझा रहा हूँ। इसमें तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं, एक AB साइड के और एक AC साइड का। जैसा कि तुम लोग सबको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है कि ये किसी भी साइड को 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो मान लेते हैं कि PQ, और यहां से मान लेते हैं कुछ भी ले लो, इसका नाम RS। PQ is the perpendicular bisector for AB and RS is the perpendicular bisector of AC। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको PQ की इक्वेशन दे रखी है, दैट इज x - y + 5 = 0। तो सबसे पहले क्या करो, इस PQ का स्लोप निकाल लो, जो कि तुम देख सकते हो 1 आएगा, और सिंस AB उसके साथ परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप आ जाएगा -1, क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होना चाहिए। अब AB जिस पॉइंट से पास कर रहा है, A जिस पॉइंट से पास कर रहा है, वो तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एज 1, -2। तो इसको लेके मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ AB निकाल सकता हूँ। ये बन जाएगा y + 2 = -1 इंटू x - 1। अब ब्रैकेट खोल दो, तो आंसर आ गया x + y, यहाँ से +1 = 0। अब संभाल के रख लो इसको, ये इक्वेशन तुम्हारे पास आ चुकी है, किसकी, AB की। क्योंकि बाद में हमें क्या करना है, जो भी तुम्हारा PQ का इक्वेशन था, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, और ये जो अभी इक्वेशन तुमने AB का निकाला है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें AB का मिड पॉइंट मिल जाएगा। अभी मैं मान लेता हूँ AB का मिड पॉइंट है D, तो ये मिड पॉइंट तुमको मिलने वाला है, और उसके बेस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, सिंस तुमको D मिल जाएगा, 1, -2 पहले ही पता है, तो B निकाल सकते हो। तो इनको सॉल्व करके मैंने D निकाला था
तो डी का कोऑर्डिनेट आया था -3,2। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं लगा लूँ इसको मानते हुए कि ये मेरा x2/2 है, तो ये बन जाएगा 1 + x2/2 इज -3, और एक बन जाएगा -2 + y2/2 इज 2। तो इससे आफ्टर कैलकुलेशन तुमको मिलने वाला है x2 -7, मतलब बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तुमको मिल गया -7, और उसी तरह से ये मिल जाएगा तुमको 6। मतलब अब तुमने बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं -7,6। अब जिस प्रोसीडियर से तुम बी तक पहुंचे हो उसी प्रोसीडियर से सी तक पहुंचेंगे, और फाइनली फिर क्या होगा, हमें बी सी के एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम उस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। तो सेम काम करेंगे। देखो आर एस की इक्वेशन हमें दे रखी है x + 2y = 0। तो स्लोप ऑफ आर एस हो गया -1/2। इसको यूज़ करके ए सी का स्लोप निकाल लो, क्योंकि वो उसके साथ परपेंडिकुलर है, तो 2 हो जाएगा। अब सेम तरीके से इक्वेशन ऑफ ए सी निकालेंगे, क्योंकि वो भी ए पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज़ 1, -2। तो ये बन जाएगा y + 2 = 2 × x - 1। तो y + 2 = 2x - 2, और यहाँ से आ जाएगा 2x - y = 4। अब अगर तुम इस इक्वेशन को, जो कि तुम्हारा गिवन है 2x - y = 4, इस इक्वेशन को x + 2y = 0 के साथ सॉल्व करते हो, तो फिर तुमको ई पॉइंट मिलेगा विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये मैंने सॉल्व करके देख लिया था। तो तुम्हारा पॉइंट जो आया था ई के जो कोऑर्डिनेट आएंगे दैट विल कम, थोड़ा सा गंदा आया है, 855, -4/5। और जब इसको यूज़ करके तुम सी तक पहुंचोगे एज्यूमिंग सी एज x3y3, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तुम्हारे पास 11/5 एंड 2/5। अब ऑलरेडी तुम्हारे पास में बी और सी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। बी का कोऑर्डिनेट आया था, तुमको इक्वेशन ऑफ बी सी निकालना है, उसमें से तुमको बी का कोऑर्डिनेट मिल गया था, दैट वाज -7,6, और सी का तुमने अभी निकाला था 11/5, 2/5, और तुमको क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ बी सी बोल रहा है। तो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म होता है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। इसको यूज़ करके बी सी तक पहुंचेंगे। सपोज कर लेते हैं ये है तुम्हारा x1/1 और ये है तुम्हारा x2/2। तो y - 2/5 = 2/5 - 6 होल अपॉन में 11/5 + 7, और ये हो गया x + 7। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट फाइनली ये आंसर आएगा 14x + 23y - 40 = 0। आई गेस ये ऑप्शन बी में दिया हुआ था, मैं देख लेते हैं एक बार। 14x + 23y, हाँ ये बी ऑप्शन है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कंसेंट्रिक सर्कल को लेके है, और हमें पता होना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनके सेंटर सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है उससे पहले इक्वेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं है, इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड अकॉर्डिंग टू दैट तुम्हारा जो भी सेंटर है उसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन दूसरे वाले को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे 4 लगा हुआ है। तो 4 से डिवाइड करते ही ये बन जाएगा -y/4 -9/4। अब सेंटर को सेम रखना है, मतलब हमें सिर्फ ये वाले पार्ट को देखना है। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -1/4, क्योंकि ये दोनों तो सेम ऑलरेडी हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी, 7 का सी हो गया। 8th क्वेश्चन वेक्टर का है। इसमें तुमको ए वेक्टर को लेट करने की जरूरत है xi + yj + zk, और तुमको फाइंड क्या करना है, तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हम लोग को सारा करने की जरूरत नहीं है, एक कर लेंगे तब भी काम बन जाएगा। तो हम ले रहे हैं xi + yj + zk, और उसको आई कैप के साथ में क्रॉस करके उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है कि लाइक वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, और अनलाइक वेक्टर्स के लिए हम लोग इस साइकिल को फॉलो करते हैं। तो पहला टर्म तो 0 ही हो गया। अब j क्रॉस i उल्टा जा रहा है, तो ये बन जाएगा -yk कैप, और k क्रॉस i सीधा जा रहा है, तो ये बन जाएगा zj कैप पूरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा y² + z² रूट के साथ, लेकिन स्क्वायरिंग की वजह से हम लोग सिर्फ लिखेंगे y² + z²। तो बस इससे आइडिया लगा लो कि जब हमने a वेक्टर को i कैप के साथ क्रॉस किया, तो हमारे पास में जो j और k थे उनके कंपोनेंट का स्क्वायर एज ए रिजल्ट आया।
तो अगर इसी ए वेक्टर को जे कैप के साथ क्रॉस करोगे तो तुम्हारे पास में जो कंपोनेंट का स्क्वायर आएगा वो एक्स और के का आएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। और फिर इसी ए वेक्टर को के कैप के साथ करोगे तो जो आई और जे के कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम आएगा। तो अब तुम देख सकते हो ये टोटल आंसर हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट मीन्स तुम्हारा आंसर होगा बी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस तुमको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम, कोसाइंस ऑफ एंगल्स जो भी होते हैं किसी भी लाइन के लिए, उनके स्क्वायर का सम हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। अब हमारे क्वेश्चन में है 1 माइनस, या माइनस का साइन था, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, आगे है 1 अपॉन सेक 2 बीटा, और फिर आगे है -2 साइन स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू पूछिए। तो पहला वाला तो देखो फॉर्मूला है cos 2 अल्फा का, और 1/sec 2 बीटा बन जाएगा तुम्हारा cos 2 बीटा। रही बात इसकी, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर गामा लिखा हुआ है, तो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट। हमने पढ़ा था कि cos 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ 1 माइनस cos 2 गामा के साथ में। अब अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो ये बनता है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा -1। अब cos 2 अल्फा को रिप्लेस कर लो 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 से, cos 2 बीटा को रिप्लेस कर लो 2 cos स्क्वायर बीटा -1 से, और 2 cos 2 गामा को रिप्लेस कर लो 2 cos स्क्वायर गामा -1 से। एक -1 फालतू है। अब 2 कॉमन ले लो इनसे, अंदर रह जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और बच जाएंगे 3 -3। साइड कर लो। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मालूम है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये 1 होता है, तो 2 - 3 आंसर इज -1। सो करेक्ट आंसर हो गया 9 के लिए। एक सेकेंड, 2 यहाँ से आया था cos स्क्वायर अल्फा, ये कितना बन गया हमारा 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर बीटा। एक सेकेंड, इसका आंसर थोड़ा सा डिफर कर रहा है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ इसको। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा और -2 साइन स्क्वायर गामा को मैंने लिख दिया 1 माइनस cos 2 गामा। खोलने के बाद ये बन गया cos 2 गामा -1, 2 cos स्क्वायर गामा -1, 2 इंटू 1, और हमारे पास में -3 3 बच गए हैं। तो 2 - 3 इसका आंसर -1 ही आ रहा है, तो -1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है log बेस 10 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई है लॉग एन के बेस में ए अगर एक्स होता है तो ए की पावर में एक्स एन होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 एक्स स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर। तो ये मुझे देगा 99 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 101 वाई स्क्वायर। अब इसके डेरिवेटिव करते हैं 198 एक्स और यहाँ पे -202 वाई डी वाई बाई डी एक्स। हमें निकालना है क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 198 एक्स अपॉन में -202 वाई। अब ये वो माइनस का साइन तो ऊपर जाएगा और इसको 2 से काटने के बाद ये बन जाएगा माइनस का 99x अपॉन 101y, जो कि अवेलेबल है ए ऑप्शन में। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर। ये पेपर थोड़ा सा 2 क्वेश्चन की वजह से लेंदी हो गया, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में मेथड बता दिया था इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया, बट एनी हाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड स्टिल इफ एनी डाउट परसिस्ट तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ ऑन मंडे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।